गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। मैं आप लोगों के लिए करा रही हूँ पीजीटी एजुकेशन की थ्योरी क्लास विद सिलेबस। सारे टॉपिक वाइज मैं आपको सिलेबस करा रही हूँ, जिसमें से कल हमने कुछ माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा की जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। फिर वन बाय वन हम एक एक टॉपिक को लेकर चलेंगे, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, फिर उच्च शिक्षा। ठीक है, इसके बारे में हम फिर डिटेल में भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आज हमारा इसका सेकंड पार्ट है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव। ठीक है, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा हो तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं इसकी प्लेलिस्ट अभी नहीं बनाई है क्योंकि अभी जल्दी में ही स्टार्ट किया है ये, तो इसकी प्लेलिस्ट में बना दूंगी तो सारे वीडियो आपको एक जगह मिल जाएंगे। अदरवाइज़ आप इसका वीडियो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव क्या है 1913 में, तो इसकी बात करते हैं। तो देश में शिक्षा की मांग बढ़ जाने तथा गोखले के आंदोलन के कारण भारतीय सरकार के लिए आवश्यक हो गया था कि अपनी जो शिक्षा नीति है उसका पुनरीक्षण किया जाए। ठीक है, उसका पुनरीक्षण यानी कि दोबारा से उसका जो है शिक्षा नीति को लागू किया जाए। तो साथ ही 1911 के दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम ने जो है, ये जो अंडरलाइन कर रही है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो जॉर्ज पंचम ने प्राथमिक शिक्षा पर 50 लाख रुपए की अतिरिक्त धनराशि व्यय करने का आदेश प्रदान किया था। शिक्षा का पूर्ण रूप से अवलोकन करने के बाद, यानी कि शिक्षा का पूर्ण रूप से उसको देखने के बाद क्या हुआ, 11 फरवरी 1913 ईस्वी को सरकार ने शिक्षा नीति पर प्रस्ताव पारित किया। और इस प्रस्ताव के अंतर्गत क्या हुआ कि शिक्षा के विभिन्न अंगों पर प्रकाश डाला गया और शिक्षा के विस्तार के लिए निम्न सिफारिशें भी की गईं। अब उनमें सबसे पहली बात करें तो प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए क्या क्या सुझाव दिए गए। ठीक है, तो इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो सबसे पहला सुझाव जो दिया गया था वह था कि सरकार का कर्तव्य है कि पूर्व प्राथमिक स्कूलों का अधिक विकास करा जाए। ठीक है, और इन स्कूलों में लिखने पढ़ने के अतिरिक्त, यानी कि लिखाई पढ़ाई तो हो ही स्कूलों में, इसके अलावा भी जैसे कि ड्राइंग है, गांव का मानचित्र है, प्रकृति निरीक्षण है, शारीरिक व्यायाम है आदि की शिक्षा भी प्रदान की जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए कहाँ से बनेगा। क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि शिक्षा के अंतर्गत आपका गांव का मानचित्र या फिर प्रकृति निरीक्षण वगैरह आता है, ठीक है, या फिर उसकी शिक्षा प्रदान की जाती है, तो ये पहले आपके इसमें सुझाव दिया गया था। इसके बाद ही सुविधा अनुसार उचित स्थानों में उत्तर प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण किया जाए और आवश्यकता अनुसार क्या हो कि लोअर जो है आपके लोअर प्राइमरी के अपर प्राइमरी स्कूलों में उनको बदला जाए। ठीक है, मकतब तथा पाठशालों को जहाँ तक संभव हो अधिकाधिक सहायता प्रदान की जाए। ये सब सुझाव दिए गए थे प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। और जिला परिषदें और स्थानीय संस्थाएं आपके अधिकाधिक स्कूलों की स्थापना करें। ठीक है, इस प्रकार नवीन स्कूल नहीं खोले जा सकते, यहाँ पर व्यक्तिगत स्कूल खोले जाएं। शिक्षक जो हैं, जो इन स्कूलों में जो शिक्षक पढ़ाएं, ठीक है, तो उस समय उनकी योग्यता क्या रखी गई थी। उस समय उनकी योग्यता थी कि शिक्षक प्रशिक्षित हो और मिडिल पास हो। मिडिल मतलब 10th। ठीक है, उस समय 10th पास भी शिक्षक हो जाते थे, लेकिन अब तो बात ही मत करिए। ठीक है, प्रत्येक कक्षा में कम से कम 40 से अधिक छात्र नहीं होने चाहिए और छात्रों की संख्या साधारणतः 30 से 40 हो। इस तरीके ये क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछा भी गया था कि किसी भी कक्षा में अधिक से अधिक कितने छात्रों की संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसको याद रखिएगा। प्रशिक्षित अध्यापकों का जो प्रशिक्षित हो, यानी कि मिडिल पास भी हो और प्रशिक्षित यानी कि ट्रेनिंग लिए हुए हो, उनका वेतन कम से कम 12 रुपये प्रति मास हो। ये भाई पहले ज़माने की बात है, उस समय का बात है। ठीक है, मिडिल और वर्नाक्युलर स्कूलों में सुधार किया जाए। छात्र और अध्यापक एक ही वर्ग के हों। अब यहाँ पे पाठ्यक्रम की अनुपयोगिता के बारे में बात करें तो हमारा पाठ्यक्रम जो है संकुचित, एकांकी, अव्यवहारिक तथा अरुचिकर है। ठीक है, ये जटिल और बोझिल भी है। इसमें पुस्तकगत विद्या की प्रधानता है। पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित होने के कारण इस पाठ्यक्रम में विषयों की जटिलता और बौद्धिकता का अधिक होता है। ठीक है, यानी कि पाठ्यक्रम में क्या है, देखिए व्यवहार अगर समाज में लेकर चलें, क्योंकि जो हम विद्या पढ़ते हैं उस समय पाठ्य पुस्तक में जो पढ़ाया जा रहा है वह सब आपकी लाइफ में काम नहीं आ रहा, तो फिर ऐसी शिक्षा का क्या मतलब है ना। तो यहाँ पर जो बताया गया था
कि यहाँ पर जो पाठ्यक्रम है वह काफ़ी संकुचित है और एकांकी, यानी कि एक ही तरफ की बात कर रहा है, उसमें कोई भी व्यवहारिक बात नहीं की जा रही थी और वह अरुचिकर था, यानी कि बच्चे जो है उसमें रुचि नहीं ले रहे थे और एक बेहद जटिल और एकदम बोझ जैसा फील हो रहा था। ठीक है, उसमें पुस्तकों में सबसे ज़्यादा विद्या की प्रधानता थी। पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित होने के कारण इस कारण को विषय की जटिलता और बौद्धिकता इसमें अधिक थी। क्या थी? व्यवहारिकता जो थी वो काफ़ी कम थी। ये पाठ्यक्रम के उस समय जो थे कुछ निगेटिव पॉइंट थे। तो सैद्धांतिक पक्ष और विषयों का मौखिक वर्णन ज़्यादा था। प्रयोगात्मक प्रक्रिया गौर थी, किंतु शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बौद्धिक उन्नयन ही नहीं है, किंतु किशोर किशोरियों का सामाजिक, भावात्मक, सांस्कृतिक। अब मेन देखिए शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा का उद्देश्य ये होता है कि कोई भी बच्चा जब शिक्षा ग्रहण कर रहा है, ठीक है, तो उसका जो है जो भी छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको सामाजिक, भावात्मक, सांस्कृतिक, धार्मिक, नैतिक, आपके चारित्रिक और शारीरिक विकास भी उनका होना चाहिए। ऐसी शिक्षा उनको दी जानी चाहिए जिसमें उनका ये संपूर्ण विकास हो, सर्वांगीण विकास उनका छात्र छात्राओं का हो। यही नहीं, उनमें कुछ मूल्यों के संगठन और उनके संवर्धन की भी आवश्यकता होती है, जिससे कि जीवन पर्यंत वे अपने दैनिक जीवन से, यानी कि अब भाई शिक्षा ग्रहण करने के बाद हर व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में कुछ क्रियाएं करेगा, कुछ काम करेगा, तो ऐसी शिक्षाएं उनको देनी चाहिए जो अपने दैनिक जीवन के संबंध में आधारभूत जो उनकी समस्याएं होती हैं, जैसे कि भोजन है, वस्त्र है, आवास है, ये तो 3 मूल जो है आवश्यकता सबकी होती ही होती है। ठीक है, इनका जो भरण है वह सरलता और सुगमता पूर्वक समाधान उसका वह कर सके। इसके लिए उन्हें व्यवहारिक ज्ञान की भी अपेक्षा होनी चाहिए कि भाई व्यवहारिक ज्ञान भी उनको पता होना चाहिए कि किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। तो यह व्यवहारिक ज्ञान हमारी व्यवसाय मूलक शिक्षा का जनक भी होता है। पाठ्यक्रम को मात्र पढ़ने लिखने से ही समृद्ध करना और ज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखकर उसका निर्माण करना, उसे केवल सक्रिय बनाना होता है। ठीक है, इसके बाद में जो है पाठ्यक्रम उपयोगी तभी होगा जब वह व्यवहारिक होगा, सबसे मेन बात यही है। ठीक है, फिर व्यवहारिक शिक्षा हमें आत्मनिर्भरता प्रदान करती है या फिर करेगी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा भी गया था एक पेपर में कि व्यवहारिक शिक्षा क्या प्रदान करती है या फिर व्यवहारिक शिक्षा क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको मिलेगा आत्मनिर्भरता। ठीक है, तो व्यवहारिक शिक्षा हमें क्या प्रदान करती है? आत्मनिर्भरता। और तभी अवकाश के क्षणों का भी सदुपयोग हम संस्कृति के निर्माण में अपना सक्रिय सहयोग देंगे। कार्यशील अथवा क्रियाशील प्रवृत्त नागरिक ही सक्रिय रहने में सक्षम होते हैं और व्यवहारिक शिक्षा में कार्यशील बनाती है अथवा क्रियाशील बनने की सहायता भी प्रदान करती है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं। बालक बालिकाओं को मात्र सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं देना चाहिए, अपितु अनुभव भी प्रदान करना चाहिए। यानी कि उनसे ऐसा नहीं है कि आप उनको सिर्फ शिक्षा देते ही जा रहे हो, ज्ञान देते ही जा रहे हो, वो सुने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसको ज्ञान को वो थोड़ा ग्रहण करेंगे, थोड़ी चीज़ें नहीं ग्रहण करेंगे। उनको कुछ ऐसी एक्टिविटी कराई जाए, उनको कुछ ऐसे कार्य किए जाएँ जिसको करने के बाद उनको क्या हो? एक्सपीरियंस हो, उस काम को करने का अनुभव हो। तो ज्ञान अनुभव का ही एक परिणाम होता है। जो काम करने के बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो एक्सपीरियंस प्राप्त होता है, तो वही क्या होता है? तो वह सबसे बेस्ट होता है, उसको बच्चा कभी भी भूलता नहीं है। ऐसा इंग्लैंड का एक आपका स्वानुभववादी यथार्थवादी शिक्षा दार्शनिक फ्रांसिस बेकन मानता था। यूनान के सुप्रसिद्ध दार्शनिक और महान शिक्षाशास्त्री अरस्तु की शिक्षा पद्धति का आधार क्या था? प्रत्यक्ष अनुभव था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि अरस्तु की शिक्षा पद्धति का आधार क्या था? ठीक है, ऑप्शन में मिलेगा आपको, और भी ऑप्शन मिलेंगे, उसके साथ में मिलेगा प्रत्यक्ष अनुभव। उसका विचार क्या था कि अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान ठोस और स्थायी होता है। देखिए, कोई भी काम, जब व्यक्ति कोई काम करता है उसके बाद में उसको जो उसका एक्सपीरियंस होता है तो वह एकदम ठोस और स्थायी हो जाता है, उसको कभी भी वो इंसान भूल नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि उस कार्य करने के बाद उसका जो परिणाम उसे मिला है ना, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, दोनों ही स्थिति में व्यक्ति उसको याद रखेगा, तो वह ठोस और स्थायी होता है। ऐसा किसने बताया है? अरस्तु ने बताया। हमारे भावी जीवन में सर्वाधिक, यानी कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण बना भी रहता है। महात्मा गांधी ने सत्य को अच्छी तरह आंका और अपनी बुनियादी तालीम को हस्त कौशल पर आधारित किया। तो इसको इन्होंने बुनियादी शिक्षा के 4 प्रमुख सिद्धांत बताए, जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं कि बुनियादी निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला है अनिवार्य शिक्षा, जो कि 7 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए। वैसे तो ज़्यादातर ऑप्शन में आपको
6 से 14 मिलेगा, 7 तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 7 भी दे रखा है। अगर 6 से 14 ना हो, 7 से 14 हो तो आप लगा सकते हैं। और अगर ऑप्शन में 6 से 14 भी है और ये भी है तो आप 6 से 14 लगाइए, ठीक है। इसके बाद में मातृभाषा द्वारा शिक्षा प्राप्त करना, ठीक है। ये बुनियादी शिक्षा यानी कि बच्चे को जो है जो छोटे बच्चे प्राथमिक शिक्षा जब ग्रहण कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में उनकी जो मातृभाषा है, वो जिस फैमिली बैकग्राउंड से जहाँ पे उनकी मातृभाषा बोली जाती है उसमें उनको शिक्षा ग्रहण करानी चाहिए। शिक्षा किसी हस्तकौशल पर आधारित हो और शिक्षा को स्वावलंबी भी बनाया जाए। ये 4 प्रमुख सिद्धांत जो थे बुनियादी शिक्षा के यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है। तो कल मैं जो है प्राथमिक शिक्षा की डिटेल में टॉपिक पे प्राथमिक शिक्षा क्या है और उसके बारे में बताएंगे, कौन कौन ने प्राथमिक शिक्षा के लिए जो है बल दिया था, सुझाव दिए थे, तो उसके बारे में कल पूरे चैप्टर में चर्चा होगी। तो आई होप अच्छा लगा होगा। तो जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। तो कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।